करिश्मा पंचोली, आपकी हिंदी टीचर। आज कक्षा 8 में हम अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जो हमारा है काल व वाच्य। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। मेरे पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं और हमारी कक्षा के बच्चे परसों पिकनिक पर जाएंगे। ये मैंने आपको 3 उदाहरण बताए। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल अर्थात कि जो जा चुका है, जो बीत चुका है समय। वर्तमान जो कि चल रहा है, और भविष्य जो कि आने वाला है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताए हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो ये हमारा है भूतकाल का, यानी कि जो बीत चुका है। मेरे पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो कि वर्तमान समय चल रहा है, प्रेजेंट समय चल रहा है। हमारी कक्षा के बच्चे परसों पिकनिक पर जाएंगे, और यह है जाएंगे अर्थात कि भविष्य में हमने सोचा है जाने के लिए, तो ये भविष्य काल हुआ। तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, माँ ने चित्र बनाया, पक्षी दाना चुगकर उड़ गए। ये सभी किसके कहलाएंगे? हमें भूतकाल के। ये सारी क्रियाएं जो है ये सारी भूतकाल की कहलाएंगी। भूतकाल के 6 भेद बताए मैंने आपको। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में सामान्य रूप में होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी से जीवन जिया और सोनू और मोनू ने आइसक्रीम खाई। ये सामान्य रूप में होने का इसका संकेत बता रहे हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है, अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट, अर्थात समीप, पास। आसन्न भूतकाल से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूतकाल में पूर्ण हुआ है। जैसे माता जी अभी बाजार गई है, यानी कि अभी अभी गई हैं। हलवाई ने जलेबी बनाई है, यानी कि समय उसका आसपास ही है, निकट ही है, उसने अभी बनाई है, ऐसा नहीं कि वो पहले से बना के रखा है, या माता जी को बहुत समय हो गया है बाजार गए हुए। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है, बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे अभिनव खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, बहुत पहले उसने खाना खा लिया है। जैसे एग्जाम्पल, सपोज उसने खाना खाया दिन में 12 बजे और ये पूछा गया उसको 4 या 5 बजे कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो वह कहेगा कि हाँ मैं तो पहले ही खाना खा चुका था, अर्थात वह पहले ही खाना खा चुका है। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे नरेंद्र खेल रहा था, जैसा कि यह विदित हो, यह पता लगता है हमको कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। शुरू तो ये बहुत समय पहले हो गया लेकिन इसका समाप्त होने का समय नहीं है। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में करने अथवा पूरा होने पर संदेह प्रतीत होता है वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे सुशीला खाना बना चुकी होगी। संदिग्ध, हम सोच रहे हैं कि शायद वो खाना बना चुकी होगी। रोहित खेल चुका होगा, ये हमने पहले ही सोच लिया, अंदाजा लगा लिया है। हेतुमत। जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने सकने के कारण नहीं हो सका। लेकिन हम सोच तो सकते हैं कि ये कार्य पहले हो सकता था लेकिन किसी कारण से यह कार्य नहीं हो सका, इसलिए इसे हम हेतुमद भूतकाल कहेंगे। जैसे कपिल पढ़ाता तो पास हो जाता। अगर कपिल पढ़ाता, अगर वो पढ़ाता किसी को, तो हो सकता वो बच्चा पास हो जाता। ये हम एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं
कि अगर अगर कपिल पढ़ता तो वह पास हो सकता था, वर्षा होती तो अच्छी फसल हो जाती, वर्षा होने पर फसल अच्छी हो जाती, और वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल भी हमारी खराब हो गई। इस प्रकार की क्रिया में दो वाक्य परस्पर संबंध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर है। सामान्य भूतकाल है उसने खाना खाया, और पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है उसने खाना खाया था। पूर्ण यानी कि पहले हो चुका है ये। सामान्य सामान्य है हमारा। वर्तमान काल जो अभी हमारा चल रहा है, प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान यानी कि जो चल रहा है समय में होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, यह हमारा वर्तमान काल यानी कि अभी वो कार्य कर रहे हैं, कार्य कर चुके नहीं। अगर कर चुके होते तो हमारा भूतकाल आता जो कि जा चुका है। कबूतर दाना चुग रहा है, अर्थात अभी प्रेजेंट चल रहा है, दाना चुग रहा है कबूतर। वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य का होना या करना सामान्य रूप में पाया जाता है। जैसे पुलिस गश्त लगाती है, पुलिस घूमती है, पहरा देती है, मोर नृत्य करता है, मोर नाचता है, यह हमारा सामान्य काल है। अपूर्ण, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया और अभी जारी है। वर्तमान काल में तो शुरू हो गया यानी कि अभी तो चल रहा है, उसका कार्य शुरू हो गया है, लेकिन वह अभी तक भी जारी है, वह कार्य समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण काल कहेंगे। जैसे कि हमको ऐसे पता ही लग रहा है अपूर्ण, जो पूरा नहीं हुआ है। कपिल खिलौने से खेल रहा है, अब वो पता नहीं कितने समय से खिलौने से खेल रहा है, उसका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। जुलाहा कपड़ा बुन रहा है, जुलाहा जो है वह कपड़ा बुन रहा है, कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने के संदेह का बोध हो, काम के होने का या करने में संदेह होता है, उसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक महोदय आते होंगे, अब हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम क्लास में बैठे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद अध्यापक हमारे आ रहे होंगे, या तुम्हारे पिताजी घर पहुंच चुके होंगे। हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद पापा ऑफिस से निकल गए हों और वह घर पहुंचने वाले हों। अब आता है हमारा भविष्यत काल, जो कि हमारा फ्यूचर है, आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है, अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्यत काल कहेंगे। जैसे मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा, यह है अंदाजा लगा रहे हैं, हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा, हम मई में माउंट आबू जाएंगे। शब्द कार्य के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाएगी। भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य। सामान्य भविष्यत काल, भविष्यत काल की जिस क्रिया से ये सूचित किया कि क्रिया भविष्य में होगी, फ्यूचर में आगे होगी, वह सामान्य भविष्यत काल कहलाएगा। जैसे हम अक्षरधाम देखने जाएंगे, हम अक्षरधाम देखने जाएंगे, हम अभी भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हम आगे के समय के बारे में सोच रहे हैं कि हम यह कार्य करेंगे। माली पौधे में पानी देगा, माली पानी देगा पौधे में, कब? आने वाले समय में। संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाती है। भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाती है, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मैं प्रथम आऊं, शायद पक्का नहीं, उसका संभावना है उसको कि मेरा पेपर तो अच्छा गया है, मैंने पेपर अच्छा दिया है, लेकिन शायद मैं प्रथम आ सकता हूँ। शायद अमित कल आ जाए, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद अमित जो है वह कल आ सकता है। संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाओं से कार्य में होने का निश्चित पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है। शायद कल बारिश हो सकती है, हम संभावना कर सकते हैं, उसके बारे में पक्का नहीं कह सकते। तो हमने ये काल पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता
भाव में से किसी के अनुसार किया गया हो। वाच्य किसे कहते हैं हम? कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, यह पता चले हमें कि उसके लिंग, उसके वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है। इसमें किसके अनुसार, किसके द्वारा किया गया है, कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा या भाव के द्वारा किया गया है, उसमें लिंग और वचन का प्रयोग, उसको हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात कर्ता की प्रधानता रहती है, और क्रिया का लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चे होली खेलते हैं, प्रभात खिलौने से खेलता है। इन वाक्यों में बच्चे व प्रभात कर्ता है। जो बच्चे हैं और प्रभात है, यानी कि उनके द्वारा एक कार्य हो रहा है, तो वह क्या कहलाएंगे? हमें कर्ता कहलाएंगे। तथा क्रियाएं कर्ता के अनुसार है। क्रियाएं किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। कैसे? बच्चे होली खेलते हैं, तो बच्चों के द्वारा होली खेली जा रही है, तो कर्ता कौन हुआ इसमें? बच्चे। अतः ये कौन सा वाच्य कहलाएगा? कृतवाच्य। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है और कर्म की प्रधानता रहती है, और क्रिया का लिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे प्रभा से चिट्ठी लिखी जाती है और शीला से कार चलाई जाती है। इन वाक्यों में कर्म है तथा क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, जो हम कार्य कर रहे हैं, अतः ये क्रियाएं हमारी कर्मवाच्य कहलाएगी। तीसरा है हमारा इसके अंदर भाववाच्य। इसमें क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से होता है। इसमें क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है तथा आकर्मक होती है। इसमें क्रिया का भाव प्रमुख होता है, इसमें अकर्मक होती है क्रियाएं तो, और इसमें क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। बच्चे से पढ़ा नहीं जाता और पल्लवी से झूला नहीं जा रहा। पल्लवी से झूला नहीं जा रहा और बच्चे से पढ़ा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रियाएं भाव के अनुसार है, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। वाच्य के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्य कर्ता के बिना भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ फसल नहीं काटी जा रही है। भाववाच्य का प्रयोग भी कर्ता के साथ तथा कर्ता के बिना दोनों रूपों में मिलता है, जैसे मोहन से सोया नहीं जाता, कर्ता के साथ है, और अब सहा नहीं जाता, कर्ता के बिना, लेकिन कर्ता प्रच्छन्न है। कृतवाच्य में यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो तो क्रिया के अनुसार नहीं होती बल्कि कर्म के अनुसार होती है। अगर उसमें ने का प्रयोग है तो वो कर्ता के अनुसार नहीं होगी, वह कर्म के अनुसार होगी। राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया, राम ने चित्र बनाया। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पे हम कर सकते हैं, जहां क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, चिट्ठी भेजी गई, किसके द्वारा भेजी गई ये हमको पता नहीं, अज्ञात हो। यहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे इस मामले की जांच की जाए, कौन सा मामला है, लेकिन इस मामले की वो जो मामला है वो अज्ञात है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। जनता को सूचित किया जाता है कि, आगे हमारा जनता को सूचित किया जाता है कि। कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना और कर्तावाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा है कि वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आप इस पाठ को पढ़िए। थैंक यू।